नैनीताल 2000 मीटर की ऊंचाई पर बसा एक ऐसा हिल स्टेशन जिसकी खूबसूरती की चर्चा देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में होती है। दुनिया के अलग अलग देशों से लोग झीलों के इस शहर को देखने पहुंचते हैं और इसकी सुंदरता के मुरीद हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही नैनीताल कई सालों एक रहस्य बनकर रहा, एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में स्थानीय लोग तो जानते थे लेकिन बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं थी। स्थानीय लोग किसी भी बाहरी व्यक्ति से इस खूबसूरत जगह का जिक्र नहीं करते थे। वो पूरी कोशिश करते थे कि पहाड़ों की गोद में बसी इस सुंदर झील के बारे में किसी को खबर न लगे। यही कारण है कि इस पौराणिक नैनीताल का जिक्र स्कंद पुराण और मानस खंड में भी दर्ज था, लेकिन ये जगह 19वीं सदी तक भी दुनिया से छिपी रही। लेकिन फिर एक दिन एक अंग्रेज व्यापारी चालाकी से यहाँ पहुँचता है, धोखे से यहाँ के अधिकार हासिल करता है और नैनीताल की पूरी तस्वीर बदल देता है। नमस्कार, मैं हूँ प्रगति और आज आपको बताऊंगी कि नैनीताल को एक मुकम्मल शहर बनाने का जब पहली बार किसी ने सपना देखा तो हुआ यूं था। नैनीताल के अस्तित्व का इतिहास बहुत पुराना है। स्कंद पुराण में इसे त्रिऋषि सरोवर कहा गया। त्रिऋषि यानी 3 ऋषियों की भूमि। ये 3 ऋषि थे, अत्रि, पुलस्त्य और पुलक। मान्यता है कि ये 3 ऋषि इस जगह पर तपस्या के लिए आए थे, लेकिन यहाँ उन्हें जब पीने का पानी नहीं मिला तो वो अपने तप से तिब्बत के पवित्र मानसरोवर का पानी यहाँ ले आए और तभी इस झील का निर्माण हुआ। एक अन्य मान्यता के अनुसार नैनीताल 64 शक्तिपीठों में से एक है। ये वही शक्तिपीठ है जिनका निर्माण सती के विभिन्न अंगों के गिरने से हुआ जब भगवान शिव उनके जले हुए शरीर को ले जा रहे थे। मान्यता है कि इस जगह पर सती की बाईं आंख गिरी थी और इसलिए इसका नाम नैनीताल पड़ा, जो कालांतर में नैनीताल कहलाने लगा। इस ताल के उत्तर पर नैना देवी का एक मंदिर है जहां सदियों से देवी शक्ति की पूजा होती है। इस मंदिर के चलते नैनीताल को बेहद पवित्र माना जाता है। जिक्र मिलता है कि नैनीताल में सदियों से ही एक मेले का भी आयोजन होता रहा है, जिसकी जानकारी पहले सिर्फ स्थानीय लोगों को होती थी और कोई भी बाहरी व्यक्ति वहां नहीं जाने दिया जाता था। आज से करीब 200 साल पहले नैनीताल में कोई भी निर्माण नहीं हुआ था, जबकि इसके पास ही अल्मोड़ा शहर सदियों पहले बस चुका था। नैनीताल में शहर बसाने का सपना देखा गया साल 1839 में, जब पी बैरन नाम का एक अंग्रेज व्यापारी यहाँ पहुंचा। हालांकि बैरन से पहले जॉर्ज विलियम ट्रेल भी नैनीताल आ चुके थे। ट्रेल कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर हुए और नैनीताल पहुंचने वाले पहले यूरोपी। लेकिन ट्रेल ने अपनी नैनीताल यात्रा को ज्यादा प्रचारित नहीं किया था। वो स्थानीय लोगों की धार्मिक मान्यता का सम्मान करते थे और इसलिए वो नहीं चाहते थे कि ज्यादा लोगों को इस पवित्र जगह के बारे में जानकारी हो, विशेष तौर से अंग्रेजों को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर आया साल 1839, जब पी बैरन नाम का एक व्यापारी और घुमक्कड़ अपने एक दोस्त कैप्टन टेलर के साथ नैनीताल पहुंच गया। कुमाऊं के जंगलों में शिकार करते हुए बैरन ने नैनीताल के बारे में थोड़ा बहुत जिक्र सुना था, लेकिन जब भी वो किसी से इस झील के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करते तो उन्हें कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिलता था। इसके चलते बैरन के मन में नैनीताल पहुंचने की उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ गई। अपने एक लेख में पी बैरन ने लिखा है, नैनीताल से संबंधित किसी भी चीज़ के बारे में पूछने पर सभी पहाड़ी लोग रहस्यमय चुप्पी साध लेते थे। अल्मोड़ा लौटकर मैंने इस बाबत और जानकारी हासिल करने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। हालांकि अब तक बैरन इतना तो जान ही चुके थे कि नैनीताल नाम की कोई खूबसूरत जगह आसपास ही होगी। वो किसी भी हाल में इस जगह तक पहुंचना चाहते थे और स्थानीय लोग हर हाल में उन्हें यहाँ पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में पी बैरन और उनके दोस्त ने एक चाल चली। पिलग्रिम उपनाम से लिखने वाले पी बैरन अपने संस्मरण पिलग्रिम वॉन्डरिंग द हिमालय में लिखते हैं, हम हिमालय में इतना घूम चुके थे कि पहाड़ों के बीच झील की मौजूदगी के बारे में हमें बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं था, और फिर पहाड़ों से उतर रही जलधाराएं भी हमारा निर्देशन कर रही थी। गाइड जहां तक संभव था हमें गलत दिशा की ओर ले गया। जब हमें यह आभास हो गया कि वो धोखा दे रहा है तो हमने एक चाल चली। उसके सिर पर एक भारी पत्थर रख दिया और कहा कि मंजिल पर पहुंचने के बाद ही इसे उतारा जाएगा। उसके पास मंजिल तक जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। पहाड़ी लोग आमतौर पर बड़े सीधे होते हैं और आप बड़ी आसानी से उन्हें बेवकूफ़ बना सकते हैं। यदि आप ऐसे गाइड के साथ नैनीताल जा रहे हैं जो रास्ता नहीं जानने का बहाना बना रहा है, तो ये तरीका बड़े काम का है। एक पत्थर उसके सर पर रखकर कहिए कि इसे नैनीताल तक पहुंचाना है, क्योंकि वहाँ पत्थर नहीं है। ये भी बताएं कि पत्थर गिरे या टूटे नहीं और आपको इस पत्थर की नैनीताल में बहुत ज़रूरत है। भारी बोझ ढोने की चिंता में वो ज़रूर कह बैठेगा कि साहब वहाँ पत्थरों की क्या कमी है,
और ये बात भला नैनीताल देखे बिना कोई कैसे कह सकता है। हमने भी करीब 1 मील चलने के बाद उस भले मानुस के सर से बोझ हटा दिया, क्योंकि उसे रास्ता याद आ चुका था। इस चालाकी के चलते जब पी बैरन पहली बार नैनीताल पहुंचे तो अपनी आंखों के आगे का नज़ारा देख वो अवाक रह गए। वो हैरान थे कि इतनी खूबसूरत जगह आज तक अछूती कैसे रही। उन्होंने उस अनछुए नैनीताल की खूबसूरती को दर्ज करते हुए लिखा, मैदानों के ऊपर लगभग टिकी हुई सी गागर पर्वत श्रृंखला पर झील स्थित है। ये जगह अल्मोड़ा से करीब 35 मील की दूरी और समुद्र तल से 6200 फीट की ऊंचाई पर है। मैंने थर्मामीटर को उबलते पानी में डालकर कई प्रेक्षण लिए और यहाँ पानी का उबाल बिंदु 202 डिग्री फ़ारेनहाइट आया। झील हल्का सा घुमाव लिए हुए है और लंबाई में लगभग 1.25 से 1.5 मील तथा चौड़ाई में अधिकतम 3/4 मील होगी। झील का पानी क्रिस्टल की तरह साफ है। एक सुंदर जलधारा पहाड़ की ऊंचाइयों से आकर इसमें मिलती है और वैसी ही छोटी धारा दूसरी ओर से बाहर निकल जाती है। झील काफी गहरी मालूम पड़ती है। इसके चारों ओर पहाड़ों की ढलानें डूबती चली गई हैं। इस विशाल एम्फीथिएटर के दूसरे छोर पर लगभग 1 मील लंबा खूबसूरत और लगभग समतल ढलान फैला हुआ है, जो एक आकाश को चूमती पहाड़ी के चरणों में समाप्त होता है। कहीं कहीं इसमें बांज, साइप्रस और दूसरी प्रजातियों के सुंदर दरख्त हैं। झील के दोनों ओर के किनारे भी विशाल पहाड़ियों और चोटियों से घिरे हैं, जिनमें बिखरे हुए घने वन झील की सतह को चूमते हुए निकल जाते हैं। एक ओर की पहाड़ी में आपको तीर की तरह सीधे साइप्रस के विशालकाय दरख्त सजे हुए दिखाई देते हैं, जिनमें कई तो 150 फीट तक ऊंचे हैं। टहनियां धरती की ओर इस तरह झुकी हुई हैं कि वृक्ष शंकु का आकार ले लेते हैं। इतिहास में ये पहली बार हो रहा था जब नैनीताल को कोई व्यक्ति वैज्ञानिक नजरिए से देख रहा था और यहाँ एक शहर बसाए जाने की संभावनाएं तलाश रहा था। इस बारे में बैरन ने लिखा है, लकड़ी की बहुतायत, शुद्ध पानी, खुला मैदान और बड़ी संख्या में भवनों के निर्माण के लिए आवश्यक सुविधाएं यहाँ मौजूद हैं। घुड़सवारी और गाड़ी के मतलब की मीलों लंबी सड़क बनाने की गुंजाइश भी है, जिसकी हिमालय में कहीं भी ज़रूरत महसूस होती है। पानी की यहाँ ज़बरदस्त उपस्थिति है, जो खूबसूरती और ज़रूरत दोनों के लिहाज से अहम है। सबसे ऊंची पहाड़ी और झील के बीच के ढलाव मैदान में किसी रेस कोर्स या क्रिकेट का मैदान बनाने की और हर दिशा में मकान बनाकर छोटा मोटा शहर बसा लेने की भरपूर गुंजाइश है। झील की परिधि में चारों ओर घुड़सवारी या गाड़ी चलाने लायक सुंदर सड़कें भी आसानी से बनाई जा सकती हैं और इसके पानी में हजारों नौकाएं लगातार विहार कर सकती हैं। झील की दक्षिणी चोटियों से दिखाई पड़ने वाले मैदानों से मुश्किल से 1 दिन के सफर में यहाँ पहुंचा जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मसूरी से दून। अपनी इस पहली नैनीताल यात्रा से जब पी बैरन वापस लौटे तो एक ऐसा सपना लेकर लौटे जिसने उन्हें बेचैन कर दिया। ये सपना था नैनीताल में एक मुकम्मल शहर बसाने का। इसी सपने को पूरा करने बैरन कुछ समय बाद दोबारा नैनीताल आए और इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने काठगोदाम से एक लकड़ी की नाव 60 मजदूरों के साथ पहले ही रवाना कर दी थी। इस यात्रा में बैरन के साथ असिस्टेंट कमिश्नर JH बैटन और इस क्षेत्र के थोकदार नरसिंह बोरा भी आए थे। तमाम स्थानीय लोगों की तरह थोकदार नरसिंह बोरा भी नैनीताल को पवित्र मानते थे और वो नहीं चाहते थे कि इस जगह पर अंग्रेज कोई भी निर्माण करे। ऐसे में पी बैरन ने एक और चाल चली। इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे अपनी चर्चित किताब कुमाऊं का इतिहास में लिखते हैं, पी बैरन ने थोकदार नरसिंह को अपने साथ नाव में बैठाया और उन्हें झील के बीचों बीच ले गए। फिर अपनी जेब से एक नोटबुक निकालते हुए उन्होंने नरसिंह से कहा कि वे इस पर दस्तखत करते हुए मान ली कि नैनीताल पर उनका कोई हक नहीं है, अन्यथा उन्हें डुबो दिया जाएगा। डर के मारे नरसिंह ने दस्तखत कर दिए। थोकदार नरसिंह को इस तरह डराकर उनसे नैनीताल के अधिकार लेने की बात खुद पी बैरन ने भी अपनी किताब में लिखी है। इस तरह नैनीताल की झील में पहली बार उतरी एक नाव पर इस जगह का भविष्य लिखा गया। नैनीताल में शहर बसाने का सिलसिला भी यहीं से शुरू हुआ और सबसे पहले यहीं पी बैरन का एक यूरोपियन हाउस बना, जिसका नाम पिलग्रिम लॉज रखा गया। थोकदार नरसिंह को 5 रुपए महीने के वेतन पर नैनीताल का पहला पटवारी बनाया गया। बैरन ने यहाँ कुल 12 कॉटेज बनवाए। उनके अलावा कुमाऊं के कमिश्नर रहे जॉर्ज थॉमस लुशिंगटन ने भी यहाँ कोठी बनवाई। साल 1845 तक नैनीताल की 536 एकड़ जमीन अंग्रेजों ने ले ली थी। भारतीयों में सबसे पहले लाल मोतीराम साहा ने यहाँ कोठियां बनवाई। 1847 आते आते नैनीताल एक चर्चित पर्यटक स्थल बन चुका था। फिर 3 अक्टूबर 1850 को नैनीताल नगर निगम का औपचारिक रूप से गठन हुआ। ये उत्तर पश्चिमी प्रांत का दूसरा नगर बोर्ड था। इस शहर के निर्माण को तेजी देने के लिए प्रशासन ने अल्मोड़ा के धनी साहा समुदाय को जमीन सौंप दी थी, इस शर्त के साथ कि वो इस जमीन पर घरों का निर्माण करेंगे। साल 1862 में नैनीताल उत्तरी पश्चिमी प्रांत की समर कैपिटल बना और तभी शहर में शानदार बंगले, रेस्ट हाउस, क्लब्स और कम्युनिटी सेंटर जैसी सुविधाएं तेजी से बढ़ी।
अंग्रेजों के लिए नैनीताल शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश के गवर्नर का ग्रीष्मकालीन निवास भी नैनीताल में ही हुआ करता था और आज उत्तराखंड का एक राजभवन भी यहीं स्थित है। हालांकि बीती 2 सदियों में नैनीताल निर्माण के बोझ से इतना लद गया है कि अब इस शहर पर भी भारी खतरा मंडराने लगा है। नैनीताल शहर की बस्ती की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया तो इसे शेयर करने के साथ ही 12 मासा को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन में दी गई जानकारियों के जरिए हमें सहयोग करें ताकि हम लाते रहे पहाड़ों से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प जानकारियाँ 12 मासा।